हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और नेट जेआरएफ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक विचारधाराओं का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग जानेंगे नारीवाद, बहुसंस्कृतवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, पारिस्थितिकीवाद और राष्ट्रवाद को। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। साथियों, एग्जाम टाइम सीरीज आप सभी लोगों के लिए बेहतर रिवीजन के लिए शुरू की गई है और एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट रिवीजन के रूप में आप सभी लोगों के लिए इस सीरीज में चैनल पर वीडियो लगातार अपलोड की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप सभी की एग्जाम में काफी हेल्पफुल भी साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में। तो आज की पहली राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत पढ़ेंगे नारीवाद, जिसे फेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी प्रकार के नारीवादी आंदोलन व दर्शन समाहित हैं, जिनका उद्देश्य नारी की शोषण से मुक्ति, उसकी स्वतंत्र पहचान तथा गरिमा को नवीन आयाम देना है। नारीवाद शब्द का पहली बार प्रयोग काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फोरियर ने 1837 में महिलाओं के समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट यहाँ पर दोस्तों कि नारीवाद शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो किसने किया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कल्पनावादी समाजवादी विचारक चार्ल्स फोरियर के द्वारा पहली बार जो है 1837 ईस्वी में नारीवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। नारीवाद विचारधारा उत्तर आधुनिक विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। यद्यपि इसका मूल आधार मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट तथा मिल के विचारों में भी पाया जाता है। इन विचारकों ने पुरुषों व महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में भेदभाव समाप्त करने पर बल दिया था। उदारवादी विचारकों में लाक व बेंथम ने मानवीय समानता पर बल दिया, परंतु महिलाओं की समानता की उपेक्षा की। रूसो जैसे महान मानववादी विचारक ने भी महिलाओं को पुरुषों से बौद्धिक व तार्किक रूप से हीन माना, इसलिए महिलाओं की समान शिक्षा का समर्थन नहीं किया। राजनीतिक विचारधारा के रूप में नारीवाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आया और 1970 के दशक के बाद इसकी व्यापक पहचान बन गई। आधुनिक नारीवाद की शुरुआत मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की पुस्तक ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 में आई उससे हुई। यह पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। तो पूछा जा सकता है यहाँ से कि आधुनिक नारीवाद की शुरुआत कब से हुई। तो आधुनिक नारीवाद की शुरुआत जो है मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की पुस्तक ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 में आई उससे हुई और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है नारीवाद से। नारीवाद आंदोलन के चरणों पर नजर डालते हैं। तो प्रथम चरण के अंतर्गत हम बात करते हैं। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई। इस चरण को उदारवादी नारीवाद का दौर कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस चरण में महिलाओं व पुरुषों के समान अधिकार की मांग की गई। महिलाएं मुख्यतः मताधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रही थी, इसलिए इस समय के नारीवादी आंदोलनों को नारी मताधिकारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट को, जिन्होंने 1792 में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी, को नारीवाद की जननी कहा जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नारीवाद की जननी किसे कहा जाता है, तो वो होगा मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट। आगे देखते हैं दोस्तों। सेनेका काल्स सम्मेलन 1848 में पहली बार औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला मताधिकार की मांग की गई। इस दौर में जेएस मिल ने भी महिला मताधिकार की मांग का वैचारिक समर्थन किया और इस चरण के जो प्रमुख विचारक हैं उसमें मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट, जेएस मिल और बेट्टी फ्रीडन थे। इसी चरण में समाजवादी नारीवाद भी विकसित हुआ। इसके प्रमुख विचारक एंगल्स हैं, जिसे एंजल्स भी हम लोग कह देते हैं। एंजल्स ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट जो 1884 ईस्वी में आई, में पूंजीवादी समाज को महिलाओं का शोषक बताया तथा महिलाओं को साम्यवादी क्रांति का समर्थन करने को कहा।
समाजवादी नारीवाद लिंग की बजाय भौतिक व आर्थिक कारकों को नारी शोषण का आधार मानता है। शीला रोबाथम ब्रिटेन की रहने वाली समकालीन समाजवादी नारीवादी हैं। रोबाथम के अनुसार नारी मुक्त का संघर्ष वस्तुतः पूंजीवादी विरोधी संघर्ष का एक हिस्सा है। वर्ग शोषण व नारी शोषण का इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। नारीवाद के द्वितीय चरण को हम लोग उग्र नारीवाद के नाम से जानते हैं, जिसे 1950 से 1960 तक ये चरण चला। उग्र नारीवाद राजनीतिक, आर्थिक व भौतिक की बजाय लैंगिक उत्पीड़न को केंद्र मानती है। यह विचारधारा वर्ग, जाति, धर्म, नस्ल व राष्ट्र की बजाय जेंडर को महत्व देती है। उग्र नारीवादियों के अनुसार सभी पुरुष शारीरिक व मानसिक तौर पर सभी महिलाओं का दमन करने में सक्षम हैं। इस प्रकार उन्होंने निजी, मानसिक व यौन पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया, जिन्हें महिलाओं को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। उग्र नारीवाद भगिनी समाज की कामना करती है। इस आंदोलन ने लैंगिक विभाजन को राजनीति का केंद्रीय विषय बनाया। इसके प्रमुख विचारकों में सिमोन द बुआ, केट मिलेट, जर्मीन ग्रीर, सुलामित फायरस्टोन, सुसान ब्राउन मिलर, वर्जीनिया वुल्फ। सिमोन द बुआ कहती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती हैं बल्कि बनाई जाती हैं, और इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान रखना है। किसने? सिमोन द बुआ ने कहा कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि महिलाएं बनाई जाती हैं। केट मिलेट प्रतिसत्तावाद को पितृतंत्री सरकार कहती हैं, और जहां जनसंख्या का आधा भाग महिलाएं, बाकी आधे भाग पुरुष के नियंत्रण में रहती हैं। केट मिलेट आगे कहती हैं, नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। फायरस्टोन ने भी वर्ग की अवधारणा को यौन की अवधारणा से अलग किया तथा पुरुषों को ऐसा शत्रु माना जो महिलाओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सुसान ब्राउन मिलर ने दुष्कर्म की विचारधारा का सृजन किया, और इसके अनुसार स्त्री हमेशा बलात्कार के भय में जीती है। दुष्कर्म पुरुष द्वारा उपयोग की जाने वाली धमकाने की एक सजग प्रक्रिया है ताकि महिलाओं को भय की अवस्था में रखा जा सके। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। इस चरण से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम पर नजर डालते हैं। तो केट मिलेट की पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सिमोन द बुआ की पुस्तक है सेकंड सेक्स, और जर्मीन ग्रीर की पुस्तक है द फीमेल यूनक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब आगे देखते हैं। बैट्टी फ्रीडन की पुस्तक है द फेमिनिन मिस्टिक, और फायरस्टोन की प्रसिद्ध पुस्तक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। वहीं तीसरा चरण जो नारीवाद का है उसके बारे में अब बात करते हैं। 1990 के बाद के नारीवाद को तृतीय दौर का नारीवाद या नया नारीवाद या उत्तर नारीवाद कहा जाता है। यह स्त्री पुरुष भेदों से आगे बढ़कर महिलाओं के मध्य भेदों पर अधिक ध्यान देता है, क्योंकि उग्र नारीवाद ने विकसित देशों की मध्यम वर्गीय व श्वेत महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया था, जबकि नया नारीवाद अपने अंदर अनेकता, मिश्रितता व व्यापकता को समेटता है। इस नारीवाद ने गरीब, निम्न वेतनभोगी, विकासशील, अश्वेत व औपनिवेशिक समाजों की महिलाओं को मंच प्रदान किया, क्योंकि अश्वेत महिलाएं श्वेत महिलाओं की बजाय ज्यादा उत्पीड़ित व शोषित होती हैं। तीसरी लहर को जेनरेशन एक्स के सदस्यों ने बढ़ावा दिया। अब तीसरे चरण को देख लेते हैं। तो तीसरे चरण के 3 स्टेप हैं। पहला है अश्वेत नारीवाद, दूसरा है उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, और तीसरा है पारिस्थितिकी नारीवाद। और इसके प्रमुख समर्थकों में बेल हुक्स जो यूएसए से हैं उनका नाम लिया जाता है, और इसके अंतर्गत चंद्र तलपड़े, गायत्री स्पिवाक और अरुंधति राय का नाम शामिल है। और पारिस्थितिकी नारीवाद के प्रमुख समर्थकों में वंदना शिवा, फ्रेकोइस डी इवोन फ्रांस की, वंगारी मथाई केन्या की, और राचेल कार्सन का नाम लिया जाता है। नारीवाद की मुख्य विषय वस्तु क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है राजनीति को पुनः परिभाषित करना। राजनीति की पारंपरिक धारणा निजी जीवन के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को आधार मानती है। यह राजनीति को ऐसी गतिविधि मानती है जो सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों आदि सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित है। पारिवारिक जीवन व व्यक्तिगत संबंधों को यह निजी क्षेत्र मानती है, अतः ये गैर राजनीतिक मुद्दे हैं। केट मिलेट का कहना है कि राजनीति शक्ति आधारित संरचना का निर्माण करती है, जिसमें एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। सरकार नागरिकों को नियंत्रित करती है, तो पुरुष निजी जीवन में महिलाओं को नियंत्रित करते हैं, अतः यह भी एक प्रकार की राजनीति है। उदारवाद अधिकारों की राजनीति करता है, समाजवाद पुनर्वितरण की राजनीति करता है, वह बहुसंस्कृतवाद मान्यता की राजनीति करता है। वहीं नारीवाद निजी की राजनीति व दिन प्रतिदिन की राजनीति करता है। नारीवादी सार्वजनिक व निजी का भेद समाप्त करना चाहते हैं।
एल्स्टन ने सार्वजनिक पुरुष व निजी महिला के विचार को चुनौती दी है। अब बात करते हैं पितृसत्तात्मकता की। तो केट मिलेट ने पितृसत्तात्मक सरकार शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा है कि पितृसत्तात्मक सरकार ऐसी संस्था है जिसमें आबादी का आधा हिस्सा जो महिला है उसे बाकी के आधे हिस्सों पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार समाजवादियों ने वर्गीय राजनीति को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार नारीवाद ने यौन राजनीति को बढ़ावा दिया। लिंग व लैंगिकता में अंतर पर क्या है नारीवाद के विचार? तो जेंडर यानी लैंगिकता की अवधारणा के तहत पुरुषों ने सार्वजनिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तथा महिलाओं को निजी क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। इसलिए सिमोन द बुआ ने कहा है, महिलाएं पैदा होती नहीं, मतलब पैदा नहीं होती हैं, बनाई जाती हैं। यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग ध्यान रखें। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं श्रम व लैंगिक विभाजन। तो श्रम और लैंगिक विभाजन को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला सार्वजनिक पुरुष का क्षेत्र, दूसरा है निजी महिला का क्षेत्र। तो सार्वजनिक पुरुष के क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति आती है, शिक्षा आता है, कैरियर आता है, कला आता है, साहित्य आता है। जबकि निजी महिला क्षेत्र के अंतर्गत परिवार आता है, देखभाल आता है, बच्चों का पालन पोषण आता है और घरेलू श्रम आता है। अब पुरुषों के साथ समानता व अंतर पर चर्चा करते हैं नारीवाद के अनुसार। उदारवादी नारीवादी महिला व पुरुष के मध्य कानूनी व राजनीतिक समानता चाहते हैं, समान अधिकार व सार्वजनिक क्षेत्र तक समान पहुंच पर बल देते हैं। समाजवादी नारीवाद आर्थिक समानता चाहता है और उग्र नारीवाद लैंगिक समानता चाहते हैं जो परिवार व व्यक्तिगत जीवन की समानता से संबंधित है। सांस्कृतिक नारीवाद महिलाओं के लिए अलग शिल्प, कला, साहित्य व जीवन शैली पर बल देता है तथा सिस्टरहुड को बल प्रदान करता है। अब नारीवाद के प्रकारों पर नजर डालते हैं। तो नारीवाद के तीन प्रमुख प्रकार हैं, एक उदार नारीवाद, दूसरा समाजवाद नारीवाद और तीसरा है उग्र नारीवाद। तो उदार नारीवाद के अंतर्गत किन विचारों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आते हैं व्यक्तिवाद, समान अधिकार, कानूनी व राजनीतिक समानता, सार्वजनिक क्षेत्र में समानता और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अलग अलग। और वहीं समाजवादी नारीवाद का मानना है इस वर्ग शोषण का अंत हो, बुर्जुआ परिवार, पूंजीवाद का नाश हो, पूंजीवाद व पितृसत्तात्मक का आपसी जुड़ाव है, आर्थिक समानता के माध्यम से लैंगिक समानता स्थापित करना। वहीं उग्र नारीवाद का मानना है कि जेंडर समानता हो, व्यक्तिगत राजनीतिक है, पितृसत्ता का अंत हो, समान श्रम विभाजन हो, दिन प्रतिदिन की राजनीति और नारी मुक्ति पर बल दिया। अब इन तीनों के कुछ प्रमुख विचारकों के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उदारवादी के अंतर्गत बात करते हैं तो मेरी बोल स्टोनक्राफ्ट, जेस मिल और बेट्टी फ्रीडन आते हैं। इसके अंतर्गत एंगल्स, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन और शीला रोबाथम आती हैं। और इसके अंतर्गत सीमान द बुआ, केट मिलेट, जमीन ग्रीर और सुलामित फायरस्टोन और वर्जीनिया वुल्फ का नाम आता है। अब अन्य कुछ प्रकार हैं नारीवाद के, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अन्य प्रकारों में काला नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद और उत्तर नारीवाद आता है। तो काला नारीवाद के अंतर्गत बात करते हैं तो बहुविध शोषण, निर्जातीयता, दूसरा है महिला महिला के मध्य अंतर, तीसरी दुनिया से संबंधित यौन उत्पीड़न व नस्ली उत्पीड़न का मिश्रण। अब उत्तर आधुनिक नारीवाद की विशेषताओं पर बात करते हैं तो विखंडनवाद, नारी पहचान पर संदेह, नारी का विचार एक डिस्कोर्स है। और उत्तर नारीवाद के विशेषताओं पर बात करें तो ये महिलाओं को पीड़ित के रूप में चिन्हित किया जाए, नई महिला शक्ति और महिला की महिला के रूप में पहचान की जाए, पुरुष मूल्यों से स्वायत्तता दी जाए। अब इसके प्रमुख समर्थकों में हम नजर डालते हैं तो काला नारीवाद के प्रमुख समर्थकों में नाम आता है बेल हुक्स का, और इधर आता है आपका मिशेल फुकोल्ट और जैक्स डेरिडा का, और इसके समर्थकों में नाओमी वुल्फ का नाम आता है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, बहुसंस्कृतवाद के बारे में अब बात करते हैं। बहुसंस्कृतवाद का संबंध पहचान या अस्मिता की राजनीति से है। इसमें प्रत्येक संस्कृति या समूह की विशिष्ट पहचान, रीति रिवाजों, मान्यताओं, भाषा व साहित्य को सम्मान दिया जाता है। बहुसंस्कृतवाद मूल रूप से एक समूह आधारित अवधारणा है जो सामाजिक विविधता का सकारात्मक समर्थन करती है। आगे देखते हैं दोस्तों बहुसंस्कृतवाद के बारे में। बहुसंस्कृतवाद का मुख्य आधार एकता के भीतर विविधता है, न कि विविधता में एकता। यह सांस्कृतिक विविधता व राष्ट्रीय एकता का सम्मेलन चाहता है। इसका उद्भव कहाँ हुआ? तो बहुसंस्कृतवाद एक नवीन अवधारणा है जो 1960 के दशक में अमेरिकन
श्वेत आंदोलन में उभरी। यह 1980 व 90 के दशक में अपनी चरम पर थी। सर्वप्रथम सांस्कृतिक विविधता के मुद्दे से निपटने के लिए 1965 में इसका उपयोग कनाडा में किया गया। 1971 में कनाडा ने द्विभाषी ढांचे के भीतर बहुसंस्कृतवाद को औपचारिक रूप से सार्वजनिक नीति के रूप में अपनाया। ऑस्ट्रेलिया ने भी 1970 के दशक में खुद को औपचारिक रूप से बहुसांस्कृतिक देश घोषित कर दिया। इस प्रकार 1990 के दशक में बहुसंस्कृतवाद व्यापक राजनीतिक बहस वाली अवधारणा बन गई। बहुसंस्कृतवाद की प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालते हैं तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: मान्यता की राजनीति, संस्कृत व पहचान की राजनीति, अल्पसंख्यक अधिकार और एकता में विविधता। मान्यता की राजनीति पर अब देखते हैं। समाज में दो प्रकार के पदसोपान या ऊंच नीच पाई जाती है। प्रथम आर्थिक पदसोपान, अमीरी और गरीबी, यह मार्क्सवाद राजनीति से संबंधित है। नैन्सी फ्रेजर के अनुसार इसका संबंध पुनर्वितरण की राजनीति से है। और द्वितीय हैसियत पदसोपान यानी काला गोरा, आप्रवासी नागरिक, पुरुष महिला आदि, इसका संबंध बहुसंस्कृतवाद से है। नैन्सी फ्रेजर के अनुसार इसका संबंध मान्यता की राजनीति से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतों ने मान्यता की राजनीति को बढ़ावा दिया, जहां गणतंत्रवाद अधिकारों की राजनीति पर, समाजवाद पुनर्वितरण की राजनीति पर बल देता है, वहीं बहुसंस्कृतवाद मान्यता की राजनीति पर बल देता है। दूसरी विशेषताओं में बात करते हैं संस्कृत की व पहचान की राजनीति। बहुसंस्कृतवाद मानव को सांस्कृतिक जीव मानता है। संस्कृत की पहचान उसकी राजनीतिक व सामाजिक पहचान की बुनियाद है। बहुसंस्कृतवाद किसी सांस्कृतिक समूह को गर्व व आत्मसम्मान की भावना देने के लिए उसकी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है, जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल या गे प्राइड। और पहचान की राजनीति अंतर की राजनीति व समूह विभेदित अधिकार पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में एकीकरण की भावना का विकास करने के बजाय उनकी सांस्कृतिक विविधताओं व मूल्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा सबको समान अधिकार देने के साथ साथ वंचित अल्पसंख्यक समूहों के लिए अलग अलग अधिकारों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आयरिस मेरियम यंग ने इसलिए विभेदीकृत राजनीति का समर्थन किया है। फिर बात करते हैं अगली विशेषता, अल्पसंख्यक अधिकार। तो अल्पसंख्यक अधिकारों को कई बार बहुसांस्कृतिक अधिकार भी कहा जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार व्यक्ति की बजाय समूह से संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जहां परंपरागत उदारवाद व्यक्तिगत अधिकारों का पक्षधर है, वहीं समुदायवाद या बहुसंस्कृतवाद समूह अधिकारों के समर्थक हैं। बिल किमलिका ने अल्पसंख्यक अधिकारों के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है स्वशासन का अधिकार, दूसरा है बहुल जाति अधिकार, तीसरा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। अगली विशेषता जो बहुसांस्कृतिकवाद की है वो है एकता में विविधता। बहुसंस्कृतवाद एकता व विविधता को पारस्परिक मानता है, यह इनके मध्य संतुलन का पक्षधर है। बहुसंस्कृतवाद के प्रकारों पर नजर डालते हैं तो बहुसंस्कृतवाद के 3 प्रकार हैं। पहला है उदार बहुसंस्कृतवाद, दूसरा है बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद, तीसरा है सर्वदेशी बहुसंस्कृतवाद। तो इसके कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। उदार बहुसंस्कृतवाद पे तो इसके बिल किमलिका जो है समर्थकों में मानी जाती हैं और ये समुदायवाद के नाम से भी जाना जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार और कमजोर विविधता के साथ सहिष्णु व स्वायत्तता पर बल देता है। वहीं आगे बात करते हैं बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद पर, तो इसके समर्थकों में भीखू फारेख, आइजिया बर्लिन, और ये पहचान की राजनीति, मजबूत विविधता, विविध समूहों का स्वायत्त अस्तित्व, उदार व अनुदार मूल्यों के साथ और विविधता को बढ़ावा व विशिष्टता को बनाए रखना। आगे बात करते हैं सर्वदेशी बहुसंस्कृतवाद के बारे में। समर्थकों में जेरेमी वाल्ड्रान आते हैं और पहला पॉइंट जो है वो सार्वभौमिकता व वैश्विकता इसकी प्रमुख विशेषता है। सांस्कृतिक मिश्रण संकरता पर बल देता है। वैश्विक नागरिकता के आधार पर साधारण व बहुखंडी पहचान का निर्माण करता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख लक्ष्यों के बारे में। तो इसका प्रमुख लक्ष्य है उदार लोकतांत्रिक घेरे में सांस्कृतिक विविधता का विकास करना। आगे देखते हैं दोस्तों, बिल किमलिका ने बहुसंस्कृतवाद के विकास के 3 चरण बताए हैं। पहला है समुदाय के रूप में बहुसंस्कृतवाद, दूसरा है उदारवादी रूपरेखा के अंतर्गत बहुसंस्कृतवाद, तीसरा है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में बहुसंस्कृतवाद। बिल किमलिका ने बहुसंस्कृतवाद के 5 मॉडल बताए हैं। पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मॉडल, इसकी 2 श्रेणियां हैं। पहला है उपराष्ट्र राज्य यानी सब स्टेट नेशन। इन समूहों के पास बहुमत है लेकिन अपना राज्य नहीं, भविष्य में ये अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, ये अलग राज्य की इच्छा भी रखते हैं। कैटलन्स बास्क जो स्पेन से हैं, क्यूबेकोइस कनाडा के, फ्लेमिश बेल्जियम,
आदि जो हैं इसके प्रमुख समर्थकों में माने जाते हैं। दूसरा है मूल निवासी। ये किसी राज्य के मूल निवासी थे जिन्हें बाहरी लोगों ने ताकत व चालाकी के बल पर हाशिए पर धकेल दिया। मूल निवासी राष्ट्र राज्य की मांग नहीं करते बल्कि अपनी पारंपरिक जीवन शैली व विश्वासों को कायम रखना चाहते हैं। उदाहरण अमेरिका के रेड इंडियन, न्यूजीलैंड के माओरी व स्कैंडिनेवियन देशों के सामी। और दूसरा पॉइंट है अप्रवासी समूह मॉडल। वह लोग जो स्वेच्छा से आर्थिक या राजनीतिक कारणों से अपना देश छोड़ देते हैं तथा दूसरे देश में बच जाते हैं, ये अपनी पहचान की बजाय बहुसंख्यक संस्कृति के साथ एकीकरण चाहते हैं। ये गलन पात्र व्यवस्था के समर्थक हैं। किसके? गलन पात्र व्यवस्था के समर्थक हैं। तीसरा जो मॉडल है वो है अलग थलग रहने वाले जातीय धार्मिक समूह। कुछ अप्रवासी समूह स्वेच्छा से खुद को व्यापक समाज में से अलग कर देते हैं। ये स्वैच्छिक हाशियाकरण अपनाते हैं। ये अपनी इच्छा से नागरिक अधिकारों का त्याग करते हैं। जेफ स्पिनर ने इन समूहों को आंशिक नागरिक की संज्ञा दी है। फिर चौथा है मैट्रिक्स मॉडल। मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग माइकल वाल्जर ने किया। वाल्जर ने यह शब्द यूनान से लिया है। मैट्रिक्स स्थायी नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपने मूल देश नहीं लौटना चाहते हैं। अगला है अफ्रीकी अमेरिकी मॉडल। ये नस्लीय पृथक्करण के शिकार हैं। अब बहुसंस्कृतवाद की आलोचना पर नजर डालते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार बहुसंस्कृतवाद समूह पहचान व समूह अधिकारों पर बल देता है। यह समूहवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता व आत्म विकास के लिए खतरा है। बहुसंस्कृतवाद अलगाव, आपसी अविश्वास व सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। सेन ने के अनुसार बहुसंस्कृतवाद एकांतवादी सिद्धांत है जो घंटोवाद यानी यहूदी बस्ती को बढ़ाता है। वहीं अगला पॉइंट है रूढ़िवादी राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय एकीकरण पर बल देता है तथा यह बहुसंस्कृतवादी समाज को खंडित व संघर्षग्रस्त समाज मानता है जिसमें विभिन्न समुदायों के मध्य संदेह, संघर्ष व हिंसा होती है। नारीवादियों के अनुसार बहुसंस्कृतवाद की अल्पसंख्यक अधिकार व मान्यता की राजनीति पितृसत्तात्मकता की परंपराओं को ही बढ़ाया देती है। ब्रायन बेरी ने अपनी पुस्तक कल्चर एंड इक्वालिटी जो 2001 में आई, बहुसंस्कृतवाद की तीव्र आलोचना की है। बेरी के अनुसार बहुसंस्कृतवाद सांस्कृतिक विशिष्टता पर जोर देता है जिस कारण आर्थिक व राजनीतिक विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बेरी ने बहुसंस्कृतवाद के निम्न रूपों की आलोचना की है। पहला, विभिन्न की राजनीति, मेरियन यंग ने। मान्यता की राजनीति, चार्ल्स टेलर। और उदार समतावादी बहुसंस्कृतवाद, बिल किमलिका। और संवाद आधारित बहुलवादी बहुसंस्कृतवाद, भिखू पारेख। और बहुसंस्कृतवाद संविधानवाद, जेम्स तुली। इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी बहुसंस्कृतवाद, सी कुकथास। साथियों, अब बहुसंस्कृतवाद के बाद अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लियोटार्ड ने 1979 में किया, परंतु इसको व्यापक रूप में परिभाषित करने का कार्य अर्नाल्ड टाइनबी ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से सभी को बताया कि अब आधुनिकतावाद का अंत हो चुका है। उनका कहना था कि लगभग 1887 में ही आधुनिकतावाद का अंत हो गया है। अर्नाल्ड टाइनबी के अनुसार आधुनिकतावाद का अंत होकर अब उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत हो गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उत्तर आधुनिकता के पश्चात का समय है। यह अलग बात है कि यह विवाद का विषय है कि आधुनिकता का समय कब समाप्त होता है और उत्तर आधुनिकता कब प्रारंभ होती है। उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो यद्यपि आधुनिकता मुख्यतः ज्ञानोदय युग से प्रारंभ मानी गई है, जिसमें विवेक और मनुष्य की समानता को प्रमुख तत्व माना गया है। उत्तर आधुनिकता की अवधारणा राजनीतिक चिंतन में 1970 के दशक में काफी लोकप्रिय बनी। वाल्टर बेंजामिन, मॉरिस ब्लांचोट, जेम्स जायस, नीत्शे, जॉर्ज सिमेल, फूको, लियोटार्ड, ज्या बौद्रिलार्ड और जैक्स डेरिडा आदि प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। प्रमुख नारीवादी नैन्सी फ्रेशर और लिडा निकोलास भी उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों में सम्मिलित हैं। मिशेल फूकोल्ट प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। मिशेल फूकोल्ट का जन्म फ्रांस के पोइटर्स नामक स्थान में अक्टूबर 15, 1926 में हुआ था। फूको की महत्वपूर्ण कृतियों पर नजर डालते हैं तो पहली पुस्तक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, 1961 में आती है। दूसरी पुस्तक है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, 1963 में प्रकाशित हुई। तीसरी पुस्तक है डिसिप्लिन एंड पनिश, ये 1975 में आती है। और चौथी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, जो 1976 ईस्वी में प्रकाशित होती है। मिशेल फूकोल्ट किसी भी प्रकार की व्यवस्था का विरोध करता है। वह इस मान्यता का खंडन करता है कि यदि व्यक्ति किसी व्यवस्था में रहेगा तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अनुसार पहले तो व्यक्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया तथा फिर उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सजा की व्यवस्था की गई। मिशेल फूकोल्ट ने बताया कि कोई भी व्यवस्था व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ आरोपण करती है।
उसी तरह उसने तर्क दिया कि जब लोगों को सुधारने के लिए जेल का आविष्कार किया गया तो उसके उपरांत अपराधों में कमी आनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ऐसा क्यों हुआ? फूको इसका उत्तर देता है तथा कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जेल का प्रयोग व्यक्तियों की आवाजों को अनुशासन के नाम पर दबाने के लिए किया जाने लगा तथा क्रांति की आवाज को छीण बना दिया गया। यह सत्य के सार्वभौमिक व निरपेक्ष स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। जिस प्रकार न्यूटन ने गति के सार्वभौमिक सिद्धांत को क्वांटम भौतिकी के द्वारा परिवर्तित कर दिया, उसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वानों ने 1960 एवं 70 के दशक में आधुनिक विचारों को परिवर्तित करके उत्तर आधुनिकता की नींव रखी। ऐसा माना जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का आधार जर्मन दार्शनिक नीत्शे के विचारों में विद्यमान है। अब जैक्स डेरिडा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। डेरिडा उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक समझे जाते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का मूल आधार डेरिडा का विखंडनवाद है, जिसके अनुसार पाठक पाठ्यपुस्तक का अर्थ व्यक्तिगत रूप में विश्लेषित करेगा, लेखक के दृष्टिकोण को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। डेरिडा के अनुसार पाठ के बजाय संदर्भ अथवा सामाजिक परिवेश एवं परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। डेरिडा की प्रमुख रचनाएं हैं स्पीच एंड फिनोमिना एंड अदर एसेज 1973, और दूसरी पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, तीसरी पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस 1967, चौथी पुस्तक है पोजीशंस 1972 और पांचवी पुस्तक है डिस्मेनेशन 1972। डेरिडा ने ऑफ ग्रामेटोलॉजी में अपने विचार व्यक्त किए। उनका प्रसिद्ध कथन है द एंड ऑफ द बुक एंड द बिगनिंग ऑफ राइटिंग। विखंडनवाद को स्पष्ट करते हुए प्लेटोस फामेर्स शब्द का प्रयोग करते हैं तथा आर्क राइटिंग के द्वारा लेखन एवं बाबी के विखंडन का प्रयास करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालते हैं। पहली है उत्तर आधुनिकता बहुलवाद और अनिश्चितता को स्वीकार करती है। दूसरी विशेषता ये किसी भी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करते, जैसा कि उदारवादी और मार्क्सवादी मानते हैं। इनके अनुसार विश्व का ज्ञान किसी वस्तुनिष्ठ रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, जैसा कि प्लेटो और कांट जैसे विचारकों ने विश्व को वस्तुनिष्ठ रूप में विश्लेषित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने आधुनिक विचारधाराओं को विश्व को समझने के सार्वभौमिक तरीकों को अस्वीकृत कर दिया। अगली इसकी विशेषता जो है वो आधुनिक उदारवादी विचारकों का मानना है कि इनके विचार निरपेक्ष है, परंतु उत्तर आधुनिक विचारधारा उपरोक्त बातों का खंडन करती है। इस विचारधारा का मानना है कि ज्ञान सार्वभौमिक नहीं बल्कि विखंडित होता है तथा समाज व संस्कृति पर आधारित होते हैं। प्रत्येक विचार सापेक्ष होते हैं। उत्तर आधुनिकता विचारों के अनुसार ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं बल्कि ज्ञान उस व्यक्ति पर निर्भर है जो वस्तु के बारे में सोच रहा हो तथा उसे देख रहा हो। अतः उत्तर आधुनिकवाद ज्ञान को वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ मानते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से परिवेश निर्धारित होता है, इसलिए वह सत्य का अपने दृष्टिकोण के अनुसार विखंडन करेगा। इसलिए उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान की निरपेक्षता और सार्वभौमिकता को अस्वीकार कर देते हैं और इसे विखंडित और सापेक्ष मानते हैं। अगली विशेषता है उत्तर आधुनिकता बहुसंस्कृतवाद का पक्षधर है। अगली विशेषता है इसमें आधुनिक संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं। अगली प्रमुख विशेषता है कि यह एक ग्लोबल या भूमंडलीय समाज का निर्माण करता है। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर आधुनिकता स्थानीय स्वायत्तता पर बल देता है। उत्तर आधुनिक विश्लेषण में कोयर सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, जो 4 आधारभूत राजनीतिक दावों को अंतर्निहित करता है। पहला है सिक्योरिटी राजनीति का केंद्र है, दूसरा है पहचान क्रियात्मक है, तीसरा है लोकप्रिय संस्कृति राजनीतिक रूप से परिवर्तनकारी हो सकती है, और चौथा है राजनीति विडंबना है। मिशेल फूको राजनीति को शक्ति आधारित उत्पीड़न और शोषण की प्रक्रिया मानते हैं। वहीं उत्तर आधुनिकतावादी विसंरचनावाद को स्वीकार करते हैं। विसंरचनावाद का सिद्धांत जैक्स डेरिडा ने दिया। विसंरचनावाद का यह मानना है कि अवधारणाएं, विचार सिद्धांत तथा पूर्वानुभव पुनर्संचित किए जा सकते हैं, जैसे शब्दों को परिवर्तित करके रचना को परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तर आधुनिकतावादी मेटा नरेटिव को स्वीकार नहीं करते हैं। मेटा नरेटिव किसी विशेष ज्ञान की वैधता को स्वीकार करता है, या सार्वभौमिकता व अंतिम सत्य को स्वीकार करता है, या बहुल नैरेटिव को स्वीकार करते हैं। उत्तर आधुनिक विचारक लियोटार्ड के अनुसार आधुनिक युग में सार्वभौमिक मान्यताओं का निर्माण हुआ, जो तकनीकी वैज्ञानिक वर्चस्व का भी परिणाम है। उत्तर आधुनिक विचारकों का मानना है कि भविष्य में सूचनाओं एवं तकनीकी की प्राप्ति के लिए संघर्ष होगा। अगली विशेषता है उनके अनुसार कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान दौर में विचारों को वस्तुनिष्ठ बनाने की होड़ है, जो मूलतः आत्मनिष्ठ है। मिशेल फुकोल्ट के अनुसार ज्ञान की ही शक्ति है और ज्ञान की व्याख्या के लिए वे द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार शक्ति से ज्ञान का निर्माण होता है। समाज में शक्ति संबंध ही उसकी पहचान बनाते हैं। उनके अनुसार शक्तियां समाज में कोशिका की तरह फैली होती हैं तथा ये समूचे समाज में बिखरी होती हैं। अगली विशेषता है प्रत्येक शक्ति में प्रतिरोध का
भी विद्यमान होता है तथा शक्तियां नीचे से ऊपर जाती हैं। फूको इस आधार पर निष्कर्ष निकालता है कि शक्ति का कोई भी मुकाबला स्थानीय स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। यदि सत्ता में लड़ना है, उदाहरणतः नाजियों, स्टालिनों या पूंजीपतियों से, तो यह लड़ाई स्थानीय स्तर पर प्रारंभ होनी चाहिए। अगली विशेषता है सूक्ष्म शक्ति की राजनीति से लड़ने की फूको की रणनीति है। फुकोल्ट का तर्क है कि ज्ञान को कभी भी शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात शक्ति है तो ज्ञान होगा, ज्ञान है तो शक्ति होगी, और इस तरीके से शक्ति और ज्ञान को आपस में कोरिलेट किया गया है। तो शक्ति और व्यक्ति और ज्ञान, व्यक्ति के पास शक्ति होगी तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी शक्ति होगी। फ्रोकोज लियोटार्ड उत्तर आधुनिकता के अग्रणी विचारकों में है। लियोटार्ड अपने प्रारंभिक अकादमिक जीवन में मार्क्स से बहुत अधिक प्रभावित थे। लियोटार्ड की प्रमुख पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो 1979 में आती है। पोस्ट मॉडर्न पुस्तक की भूमिका जेमेंसन ने में लिखी है, और लियोटार्ड मार्क्स के महान वृत्तांत के विरोधी हैं। लियोटार्ड ने ज्ञान के दो प्रकार बताए हैं, एक तो विवरणात्मक, दूसरा वैज्ञानिक। लियोटार्ड का तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सूचना का है। वास्तव में सूचना का संबंध ज्ञान से। उत्तर आधुनिक विचारकों का मानना है कि आधुनिक युग सूचना का युग है, जिसके पास सूचना का जितना विशाल भंडार है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली है। लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में अपने समाज की दशाओं का उल्लेख किया है। मूलतः उत्तर आधुनिक विचारधारा फ्रांस में पनपी। उत्तर आधुनिक विचारधारा आधुनिकता के विरोध में आई, और ये ज्ञान को वस्तुनिष्ठ की जगह आत्मनिष्ठ मानते हैं। आगे दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकीवाद के बारे में। तो दोस्तों पारिस्थितिकीवाद का परिचय देखते हैं। यह एक समकालीन राजनीतिक अवधारणा है जो इस विचार पर आधारित है कि गैर मानव दुनिया नैतिक विचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विचारधारा का मानना है कि गैर मानव दुनिया यानी पारिस्थितिकी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था के चिंतन के केंद्र में लाया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1870 में जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल द्वारा किया गया था, जबकि राजनीतिक पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंक थोने के द्वारा 1935 में अपने एक लेख में किया गया था। 1970 और 80 के दशक के दौरान पारिस्थितिकी वैज्ञानिक आंदोलन एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगा, और एक नए प्रकार के पर्यावरणीय राजनीतिक विचारधारा के रूप में पारिस्थितिकीवाद का आगमन होता है। पारिस्थितिकीवाद का सैद्धांतिक पक्ष पर नजर डालते हैं। तो पहला पॉइंट है, पारिस्थितिकी के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, यानी सभी विद्वान आपस में अलग अलग विचार रखते हैं। अर्नेस्ट का मानना है कि पारिस्थितिकी के संबंध में पर्यावरणविद के दो समूहों में विभक्त नजर आते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है ऊपरी पर्यावरणविद और दूसरे हैं गहन पर्यावरणविद। पर्यावरणविदों में यह अंतर सैद्धांतिक स्तर पर ही दिखाई देता है, व्यवहारिक स्तर पर नहीं। पर्यावरणविदों का मानना है कि हमारे प्राकृतिक स्रोत सीमित हैं और वे समाप्त हो जाएंगे, किंतु प्रौद्योगिकीविद और अर्थशास्त्री पर्यावरणविदों के इस तर्क से सहमत नहीं है। इसी आधार पर क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट द लिमिट ऑफ ग्रोथ की आलोचना की जाती है। पीटर सिंगर ने अपनी प्रसिद्ध रचना एनिमल लिबरेशन 1975 में सभी पशुओं के साथ समान व्यवहार की वकालत की है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है टॉम रीगन ने अपनी प्रसिद्ध रचना द केस फॉर एनिमल राइट 1983 में स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत की है। वहीं थॉमस माल्थस का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि रेखा गणती होगी और खाद्य पदार्थों का उत्पादन अंक गणती होगा। डॉब्सन ने पारिस्थितिकीवाद को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है अधिकतमवाद और दूसरा है अल्पमतवाद। तो पारिस्थितिकी के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है, पर्यावरण का विचार 1970 के पहले यूरोप में नहीं था। उदारवादी चिंतन में व्यक्ति की स्वायत्तता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। समाजवादी चिंतन में समाज को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। नारीवादी चिंतन के अंतर्गत लिंग को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। गहरी पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमें समूह पारिस्थितिकी को संरक्षित करने की जरूरत है। बात करते हैं गहरी पारिस्थितिकी की। तो अर्नेस्ट हैकेल का मानना है कि प्रकृति को बचाने हेतु मानव की जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है, जो मूल रूप से उपभोक्तावादी है। गहरी पारिस्थितिकी के अंतर्गत मानव को पारिस्थितिकी का एक भाग माना गया है, श्रेष्ठ भाग नहीं। गेया परिकल्पना क्या है? तो गेया परिकल्पना पर विचार करते हैं। यह विचार यूनान में प्रचलित था। इस परिकल्पना के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि पृथ्वी भौतिक नहीं यांत्रिक है, अपितु वह एक जीवधारी की भांति है। जिस प्रकार से शरीर रूपी जीवधारी के विभिन्न अंगों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर्निर्भरता पाई जाती है, उसी प्रकार से पृथ्वी रूपी जीवधारी के विभिन्न अंगों में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। अर्थ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक जीवंत कल्पना है। इसके अभाव में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय दर्शन पर नजर डालते हैं। इसके समर्थक प्रकृति एवं सृष्टि के ज्ञान के समर्थक हैं।
इसके समर्थकों का मानना है कि प्रकृति और मानव के बीच संबंध सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के पूरक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धी की। अतः व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने की तुलना में प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। आधुनिक औद्योगिक समाज की हरित या पर्यावरणीय आलोचना। एफ शूमेकर ने अपनी प्रसिद्ध रचना स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1973 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया है कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था जिस आधार पर टिकी है वह अपने अतिवादी दृष्टिकोण से उसे ही समाप्त कर रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। हरित विचारधारा विकसित राष्ट्रों के द्वारा तेजी से किए जा रहे पर्यावरणीय दोहन की तीव्र आलोचना करती है। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि मनुष्य को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। मानव अपना जीवन मूल्य आधारित बनाना चाहिए, इसी में व्यक्ति और पर्यावरण दोनों की भलाई है। पर्यावरण की कीमत पर मानव जीवन संभव नहीं है। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, पृथ्वी के पास इतना है कि वह पूरी मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन इतना नहीं है कि वह एक व्यक्ति की लालच को पूरा कर सके। पारिस्थितिकी विज्ञान की आलोचना पर नजर डालते हैं तो यह विकास विरोध की सीमा के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा पॉइंट आलोचना का है, या मानव केंद्रित विकास की तीव्र आलोचना करता है। इसका मानना है कि यदि विकास को सतत बनाना है तो मानव केंद्रित नहीं होना चाहिए। पर्यावरणविदों का पर्यावरण बचाओ आंदोलन के प्रति अति उत्साह राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देता है जो प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते हैं। यह विचारधारा फांसीवादी और सर्वसत्तावादी विचार को प्रोत्साहन देती है। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के अंतिम टॉपिक, जो राजनीतिक विचारधारा है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का आशय क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी आधुनिक अवधारणा है जिसका उदय 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ। राष्ट्रवाद का आशय एक ऐसी भावना से होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, अनन्य निष्ठा तथा सर्वस्व बलिदान करने की भावना को व्यक्त करते हैं। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों को अन्य हितों की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। यद्यपि राष्ट्रवाद एक पाश्चात्य अवधारणा है, किंतु आज यह संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। राष्ट्रवाद का प्रसार यूरोप से ही एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में हुआ। राष्ट्रवाद के प्रसार में व्यापार और उपनिवेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद के इतिहास पर नजर डालते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी आधुनिक अवधारणा है जिसका उद्भव पश्चिमी यूरोप में हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है। वहीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसने विश्व इतिहास को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। राष्ट्रवाद के विकास में 1648 की वेस्टफेलिया की संधि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। वहीं राष्ट्र राज्य का उदय भी यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ। इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म सुधार आंदोलन के कारण पोप व चर्च की शक्ति क्षीण हो गई और राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। यह कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण राजा निरंकुश हो गया, जिससे एकल प्रभुसत्ता, केंद्रीय सरकार तथा निश्चित भूक्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण हुआ। इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राष्ट्रवाद के प्रकारों पर नजर डालते हैं। तो राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रकार हैं उदार राष्ट्रवाद, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी राष्ट्रवाद और विस्तारवादी राष्ट्रवाद। ये चार प्रमुख प्रकार हैं। उदार राष्ट्रवाद क्या है? उदार राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और आपसी सहयोग पर बल देता है। फ्रांसीसी क्रांति ने उदार राष्ट्रवाद के मूल्यों को बढ़ावा दिया। यह राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर जोर देता है, प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, अतः इसे बिल्सेनियन राष्ट्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। इटली के महान क्रांतिकारी मैजनी को उदार राष्ट्रवाद का प्रतिपादक माना जाता है। उदार राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय तथा मानव अधिकार में विश्वास करता है। अब बात करते हैं रूढ़िवादी राष्ट्रवाद के बारे में। रूढ़िवादी राष्ट्रवाद राष्ट्र को एक सायवी या जैविक इकाई मानता है, जिसका मानना है कि राष्ट्र भी शरीर के बाद विभिन्न अंगों से युक्त एक जीवधारी है। इसका मानना है कि राष्ट्र का निर्माण परंपराओं और रीति रिवाजों, समान इतिहास, आदतों और जीवन शैली से होता है। यह देशभक्ति, वफादारी और राष्ट्रवाद को साझे अतीत पर आधारित मानता है। यह आक्रामकता, संकीर्णता, सैन्यवाद और असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटिश पीएम का वन नेशन की अवधारणा इस राष्ट्रवाद जैसा ही था। अब बात करते हैं विस्तारवादी राष्ट्रवाद। फ्रेंच राष्ट्रवादी चार्ल्स मौरास, जो कि एक दक्षिणपंथी था, इस राष्ट्रवाद को अभिन्न राष्ट्रवाद कहता है। यह राष्ट्रवाद आज्ञाकारिता, अनुशासन, युद्ध विस्तार और बलिदान पर विशेष जोर देता है। यह जिंगोइज्म अर्थात युद्ध व विजय उन्माद को बढ़ावा देता है। यह निर्जातीयता, श्रेष्ठता और व्यक्ति पूजा पर भी बल देता है। यह अतीत की महानता और राष्ट्रीय गौरव के मिथकों पर आधारित होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यह विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व अखिल
राष्ट्रवाद पर आधारित होता है। अब बात करते हैं उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। इस राष्ट्रवाद का उद्गम स्थल तृतीय विश्व को माना जाता है, जहां पर अपनी स्वतंत्रता के लिए विदेशी शासन के खिलाफ छेड़े गए राष्ट्रीय आंदोलन इसके उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को आधार बनाकर छेड़े गए ये आंदोलन उदारवाद की बजाय समाजवाद व मार्क्सवाद के अधिक निकट थे। तीसरी दुनिया के देश आज भी राष्ट्र राज्य के संकट व बहु निर्जातीयता से प्रभावित हैं। राष्ट्रवाद का वर्तमान और भविष्य। विभिन्न समकालीन प्रवृत्तियों ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रभावित किया, जो अधोलिखित रूप से इस प्रकार है। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, दूसरा है क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, तीसरा है सैन्य संगठन, चौथा एमएनसी और व आईएनजीओ यानी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और छठा है वैश्विक समस्याएं। राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नजर डाल लेते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता जीन जैक्स रूसो को कहा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता जोहान ग्राटकिड हर्डर को कहा जाता है। उदार राष्ट्रवाद का पिता मैजनी को। कार्ल ड्यूस ने अपनी प्रसिद्ध रचना नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन 1953 में राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक व सामाजिक संयंत्रों की अभिव्यक्ति माना है। अर्नेस्ट गेलनर ने अपनी प्रसिद्ध रचना नेशंस एंड नेशनलिज्म 1983 में राष्ट्रवाद व संस्कृति के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया है। अर्नेस्ट गेलनर ने राष्ट्रवाद को औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा है। स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध रचना द इथनिक और ऑर्गेन्स ऑफ नेशंस के अंतर्गत गेलनर ने आधुनिकतावाद को चुनौती दिया है तथा राष्ट्रवाद का कारण जातीयता को बताया है। राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है। अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है, राष्ट्रवाद एक रोग है या मानव जाति का चेचक है। हैंस कोन ने कहा है कि राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्य की मांग करता है, राष्ट्र राज्य का निर्माण राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि राष्ट्र भावनाओं का एक समुदाय जो खुद को अपने राज्य में सही ढंग से अभिव्यक्त करता है। अर्नेस्ट गेलनर ने कहा है, राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाते बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है। तो दोस्तों, ये था एग्जाम टाइम सीरीज का 8वां वीडियो, जिसके अंतर्गत राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित पार्ट 3 हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है, जिसमें नारीवाद, बहुसंस्कृतवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, पारिस्थितिकीवाद और राष्ट्रवाद को आप सभी ने विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को बोलें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।